इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल में 7.10 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, 7 प्रॉपर्टी P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, उनका यूज करके हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और पहले आपको सब प्रॉपर्टी अच्छी तरह याद होनी चाहिए, जो मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियो में, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के नाम से 2 वीडियो में हमने उन प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ा था, समझा था और उनके एग्जांपल्स भी किए थे। तो पहले आप वो वीडियो जरूर देख लेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हम जो इंटीग्रल करेंगे ना, उसमें हम जो इंटीग्रल के जो मेथड्स होते हैं, जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़े थे 7.78 तक, वो तो हम कहीं ना कहीं बहुत ही कम यूज करेंगे। लेकिन जो प्रॉपर्टी है, जो 7 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, उन प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पर ज्यादा करने वाले हैं। एक्चुअल में ये पूरी एक्सरसाइज उस प्रॉपर्टी का यूज, मतलब एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ही ये एक्सरसाइज होती है। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आते हैं। और एग्जाम में ये कभी लिखा हुआ नहीं आता कि प्रॉपर्टी का यूज करके करो, सिर्फ ये आएगा कि इंटीग्रल को सोल्व करो। तो आपको ये खुद ही पहचान करनी होगी कि ये क्वेश्चन हमको प्रॉपर्टी का यूज करके करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी पता हो, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और 2 में बताई थी। फिर आपको उनके एग्जांपल्स जो हमने किए थे उससे पहले वाली वीडियो में ही, उसके बाद हम इस पर आएंगे, ठीक? तो जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, लगभग हर प्रॉपर्टी पर हमने क्वेश्चन किए थे एग्जाम्पल में, लगभग हर प्रॉपर्टी पर। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी? P4। और मैंने आपको उस वक्त हर प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि किस प्रॉपर्टी की पहचान है, कि वो किस क्वेश्चन में लगनी है या फिर किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है। ये सब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में और एग्जांपल्स में अच्छी तरह से कर लिया है। तो जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी, पहले आप उसको देख लेंगे, ठीक? एक बात और, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको प्रॉपर्टी का नंबर याद रखना इतना जरूरी नहीं है। आपको ये नहीं याद रखना है कि P2 कौन सी है या P3 कौन सी है या P5 कौन सी है, क्योंकि एनसीईआरटी में और अलग बुक्स में ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं इनके, ठीक है? तो हाँ, आपको प्रॉपर्टी जो एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। जैसे कि P4 के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि P4 क्या होती है। 0 to a P4 होती है 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। तो आपको ये याद रखना जरूरी नहीं है कि P4 कौन सी है, हाँ आपको लेकिन ये जरूर याद हो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम, मतलब एग्जाम में या फिर आप अपनी नोटबुक में, जिस क्वेश्चन में हम जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना, उसको इस तरह लिखनी है, ना कि उसका नंबर लिखना है। भले ही मैं क्वेश्चन करते वक्त शॉर्ट में टाइम बचाने के लिए नंबर लिख दूं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप प्रॉपर्टी ही लिख के आएंगे कि यहाँ हमने ये यूज किया है, ये फॉर्मूला यूज किया है। इसका नंबर इतना जरूरी नहीं होता लिखना, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर्टी का आपको ये फॉर्मूला याद जरूर हो, ठीक है? तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.10 का। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.10 सॉल्यूशन, ठीक? तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, एक्सरसाइज 7.2 शायद 3 में किया होगा हमने। तो अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को हम उन पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शायद लिखा हुआ होगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इन क्वेश्चन को सोल्व करें। तो मैं यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके इन क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, सभी को लगभग, ठीक है? वैसे ये क्वेश्चन हो भी जाएगा अगर आप चाहे वैसे भी सिंपल तरीके से। तो एक बात हो रही है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है, P4 है ऐसी, P6 भी इसी तरह की है, कि जिसमें आपको क्वेश्चन को आई मानकर ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वो थोड़ी सी प्रॉब्लम डाल देगा, आपको दिक्कत आ जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेट इंटीग्रल के, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि कभी जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी ना, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस क्वेश्चन को आई मानना है और किसको नहीं मानना है। ये मान लो हो जाएगा बिना आई मान के भी, या फिर कोई क्वेश्चन आई मान के ही होगा, तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि यार आई किसको मानना है या फिर किसको नहीं मानना है। तो आप इस बात को टेंशन खत्म करें, आप डेफिनेट इंटीग्रल के, मतलब जिस क्वेश्चन में लिमिट आती है ना, इस तरह लिखी हुई 0 to a कुछ भी लिमिट अगर आ रही है तो उसको आप आई मानकर ही सोल्व करें। अगर वो आई मानने वाला ही हुआ तब तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, और अगर वो सिंपल हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो वैसे तो खैर 2-3 बार प्रैक्टिस करके पता चल ही जाता है कि आई किस क्वेश्चन को आई मान के करना जरूरी है, किसको नहीं है। लेकिन फिर भी आप हर क्वेश्चन को अगर चाहे तो आई मान के कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चन को। तो
वैसे इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो बिना आई मान के भी कर सकता हूँ और आई मान के भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं आएगी। फिर भी जैसे कि मैंने बताया कि आप हर क्वेश्चन को आई माने, लेट आई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब सबसे पहली बात, क्योंकि उसने क्या कहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करें। अब देखो, हो सकता है कि मुझको भी ऑर्डर में आगे पीछे बोल दूं यहाँ पर। P0 और P1 ये दो प्रॉपर्टी होती है। P0 में तो शायद वेरिएबल चेंज होता है कि फंक्शन ऑफ एक्स को फंक्शन ऑफ टी लिख दो। P1 में क्या होता है, लिमिट को अगर हम ऊपर नीचे कर दें, इंटरचेंज अपर में एक्सचेंज कर दें, तो इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाता है। P1 थी वो वाली। P2 थी मोड वाली, जिसमें मेरे वो होता है ना A टू B, fx ds को हम A टू C और C टू B लिख देते हैं। P3 थी फंक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स। और हर प्रॉपर्टी की मैंने आपको वहां पर पहचान बताई थी उस टाइम पर कि किस प्रॉपर्टी को किस क्वेश्चन में लगाना है। और P4 के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी कि P4 तो लगभग हर क्वेश्चन में लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट P4, सबसे ज्यादा ये लगेगी। तो क्योंकि यहाँ पर मोड नहीं है, फंक्शन को हमको वेरिएबल चेंज नहीं करना है कि एफ एस को एफ टी में लेके आओ, ना ही लिमिट्स को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर P4 ही लगेगी, ठीक। बाकी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद पता चल जाएगा। तो जब भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो एक्चुअल में होना क्या है, मैं आपको पहले बता दूंगा। हम प्रॉपर्टी ही लिखेंगे। P4 ये होती है यूजिंग 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये है हमारे पास P4। तो ऐसा करने पर ये क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स, मतलब ये बन जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स। नाउ I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 2 से चेंज होकर कोस का क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या होगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, ऐसा हमने एग्जांपल्स में भी किया था। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड आई और आई प्लस आई 2i। और दो इंटीग्रल को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो दो इंटीग्रल प्लस तब हो सकते हैं अगर उन दोनों की लिमिट सेम है। तो इंटीग्रल को हम एक ही बार लिखेंगे साइन इंटीग्रल का, और दोनों फंक्शन, ये पहले वाला प्लस ही दूसरे वाले को अब हम एक ही साथ लिख देंगे ऐसे। ऐसा हम कब कर सकते हैं, जब दोनों इंटीग्रल की लिमिट सेम हो, तो दोनों इंटीग्रल को एक जगह मर्ज कर देंगे। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, और ये बन गया 1, ये हो गया 1। तो अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो कि हमने अभी तक कहीं भी इंटीग्रल नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज की है, और ये 1 बन के आ गया, और 1 का इंटीग्रल तो x हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू x, तो लिमिट 0 टू पाई, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस 2 को भेज देते हैं अपोन में, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो कुछ समझ में आया होगा कि बिना इंटीग्रल करे, इंटीग्रल हमने कहीं नहीं किया, सिर्फ लास्ट की लाइन में इंटीग्रल किया, और किसका किया, वो सिर्फ 1 का इंटीग्रल किया हमने x। बाकी जो इधर हमने काम किया है वो हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो डेफिनेट इंटीग्रल को हम प्रॉपर्टी की हेल्प से बहुत इजी कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात यह है कि इस क्वेश्चन को तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अभी आने वाले क्वेश्चन हम देखेंगे तो बहुत बड़े होंगे, बल्कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिना प्रॉपर्टी के सोल्व ही नहीं होंगे, तो उनमें हम प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत ही सिंपल ऐसे बना के उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात, आने वाले क्वेश्चन में मैं अब से ये फॉर्मूला शायद कम ही लिखूंगा, मैं प्रॉपर्टी का नंबर लिख दूंगा फिलहाल, ठीक, जो मेरे को याद आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में आपको प्रॉपर्टी का फॉर्मूला ही लिख कर आना होगा, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे तुरंत और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स इंटू डी एक्स। अगर ध्यान हो, जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी, हमने इस तरह के दो एग्जाम्पल भी इसमें किए थे, बिल्कुल ऐसे ही थे। साइंस की पावर हम इसको मान सकते हैं 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, उसमें पावर कुछ अलग थी शायद। तो प्रॉपर्टी P4 के यूसेज को हम करेंगे, और ऐसा ही फिर उसके बाद अगले 2-3 क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही होगा, 4 भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसको मान लेंगे फर्स्ट यूजिंग P4,
तो अब से मैं क्या कर रहा हूँ, P4 लिख रहा हूँ डायरेक्ट यूजिंग P4, जबकि यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी आनी है वही जो अभी मैंने यूज की थी ना वो वाली। तो यूजिंग P4 जब जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0 to π/2 फंक्शन ऑफ, जो ये लिखा हुआ है ना रूट साइन एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स इंटू dx। सो I इज इक्वल टू 0 to π/2, I इज इक्वल टू 0 to π/2, π/2 माइनस एक्स साइन का बन जाएगा कॉस, रूट कॉस एक्स, ये भी क्या बन जाएगा इधर रूट कॉस एक्स, और ये भी क्या बन जाएगा इधर प्लस रूट साइन एक्स इंटू dx। ये हो जाएगा सेकंड। तो बिल्कुल देख रहे हैं आप पहला जैसा काम हो गया, बिल्कुल सेम। दोनों को प्लस करेंगे, अब जब दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों की लिमिट क्योंकि सेम है, जब दो इंटीग्रल की लिमिट अगर सेम होगी तो उनके फंक्शन जो है अंदर के वो ऐड हो जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड। देखो i और i 2i, और क्योंकि दोनों इंटीग्रल की लिमिट तो सेम है, 0 to π/2 इसकी है और 0 to π/2 लिमिट इसमें है, तो 0 to π/2 लिमिट, तो दोनों के फंक्शन ऐड होके आएंगे, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, और प्लस ये वाला अब रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स इंटू dx। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, दोनों में नीचे एलसीएम सेम आ रहा है, दोनों में नीचे एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, एलसीएम सेम आ गया। इधर क्या बनेगा अब रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स इंटू dx, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। तो 2i इज इक्वल टू, तो 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/2, 0 to π/2, ये कितना बचा 1, ये हो गया 1 इंटू dx। तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल हो गया x, और इसमें लिमिट कितनी जाएगी 0 to π/2 लिमिट। तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i इज इक्वल टू π/2, तो i इज इक्वल टू 2 गया अपॉन में π/4, i की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4, तो क्वेश्चन का आंसर i इज इक्वल टू π/4। नोट करेंगे इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, i इज इक्वल टू 0 to π/2, i तो सबको मानना ही है हमको, साइन एक्स की पावर 3/2 अपॉन साइन एक्स की पावर 3/2 प्लस कोस एक्स की पावर 3/2। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं है, उस पर पावर कितनी थी रूट, मतलब 1/2 पावर थी ना, इस बार 3/2 पावर आ गई। जैसे अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो उसमें 5 पावर है, बिल्कुल सेम करेंगे। तो वैसे तो मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा तेज कर दूंगा इस बार। तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, तो यूजिंग P4, आपको P4 यहाँ पर पूरी लिखनी है। तो जैसे ही हम P4 यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 0 to π/2, साइन एक्स की पावर 3/2 की जगह क्या आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स की पावर 3/2, साइन π/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। ऐसे ही यहां हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। तो P4 यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, P4 फंक्शन ऑफ 0 to a फंक्शन ऑफ x की जगह 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स। तो ऐसा करने पर क्या बनेगा i इज इक्वल टू 0 to π/2 माइनस एक्स क्या होता है साइन में cos, तो cos x की पावर 3/2 अपॉन, ये भी बन जाएगा ऐसे ही, साइन वाला जो है वो cos x की पावर 3/2 प्लस ये भी हो जाएगा, ये 3/2 है, साइन x की पावर 3/2 इंटू dx, ये सेकेंड बिल्कुल पहले की तरह। दोनों को ऐड कर देंगे तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये वाला i और ये वाला i प्लस i क्या हो जाएगा इधर 2i, और क्योंकि अगर दोनों इंटीग्रल की लिमिट सेम है तो दोनों को हम एक जगह ही ऐड कर देंगे, ये वाला प्लस ये वाला। और देखो दोनों में नीचे कॉमन एलसीएम में क्या आएगा, कॉमन एलसीएम क्या आएगा साइन एक्स की पावर 3/2, साइन एक्स की पावर 3/2 प्लस कोस एक्स की पावर 3/2, ये बन जाएगा ऊपर, ये रहा साइन प्लस कोस,
साइन एक्स की पावर 3/2 प्लस कॉस एक्स की पावर कितनी 3/2 और इंटू dx, और ये हो जाएगा कैंसिल बिल्कुल पहले वाली तरह। तो कैंसिल होकर 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 0 to π/2 1 इंटू dx, बिल्कुल आंसर भी क्वेश्चन का वही आएगा। तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल x, लिमिट कितनी, लिमिट 0 to π/2, तो 2i इज इक्वल टू π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इज इक्वल टू किसी तरह हो जाएगा π/4। तो यही क्वेश्चन का आंसर π/4। पिछले का भी ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम ही आया था। ठीक, तो प्रॉपर्टी P4 ही हम यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 में यूज की, 2 में यूज की, 3 में यूज की, अभी तक हमने और कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, वैसे होंगी सभी यूज। ठीक, वो हमने देखा भी था एग्जाम्पल में। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या है, जहां जहां 3/2 पावर है वहां वहां पर 5 पावर कर देते हैं इसी में। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो अगर मैं क्वेश्चन 3 की जगह 4 करके, और 4 में क्या है, अच्छा 4 में अब सुनते हैं क्या है, यहाँ पर तो है cos, और ये पावर जो है ना, ये वाली ये पावर है 5, सिर्फ इतना फर्क क्वेश्चन में है। तो थोड़ा सा मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ यहीं पर ही, इसी में यहीं पे चेंज कर देंगे जैसे ही हम। तो क्वेश्चन नंबर 4, लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos x की पावर 5, cos x की पावर 5 dx अपॉन sin x की पावर 5 dx प्लस cos x की पावर 5 dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 4 है। जब P4 यूज करेंगे तो लिमिट 0 to π/2, लिमिट 0 to π/2 cos x, जहां पर cos x है वहां हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, और साइन, बस सिर्फ पावर का डिफरेंस है, खाली फंक्शन तो वही रहेगा ना, जहां जहां एक्स था वहां वहां π/2 माइनस एक्स। अब cos π/2 माइनस एक्स हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कितना, साइन एक्स की पावर 5/2, साइन एक्स की पावर 5, और इस वाले साइन का cos बन जाएगा, इस वाले साइन का cos, और इस वाले cos का साइन। और बस आगे नहीं मैं कर रहा हूं, अगर अपने आप कर लेना इसको, क्या होगा जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे ना, तो 0 to π/2 साइन इसकी पावर 5 प्लस cos इसकी पावर 5, वही अपोन में होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली क्या आ जाएगा 1, और 1 के बाद सेम ऐसे सेम बिल्कुल क्वेश्चन करते रहना, और होता चला जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, तो तुरंत क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरे हो चुके हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। क्वेश्चन नंबर 5, -5 to +5 mod x + 2 dx। तो इस बार क्वेश्चन में मोड आ गया। डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में अगर कभी भी मोड आ रहा है तो समझ जाना प्रॉपर्टी लगेगी P2, मोड वाली प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है मोड वाली, वो होती है इंटीग्रल a to b फंक्शन ऑफ x dx, a to b फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू a to c, इज इक्वल टू a to c फंक्शन ऑफ x dx प्लस c to b फंक्शन ऑफ x dx। ठीक है, और जहां पर c जो होगा वो a और b के बीच में होता है। ये मैंने आपको समझाया था बहुत डिटेल में, ग्राफ वगैरह बना के इसके इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी किया था वैसे तो, यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ करना कैसे है एक्चुअल में। मोड के जो अंदर वाला फंक्शन लिखा हुआ है, जो मोड के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो x+2, उसको 0 के इक्वल कर दो, और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो। मोड के अंदर वाले को 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब जिस रेंज से रेंज में हमको इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल करना है -5 to +5, इंटीग्रल करना है -5 to +5, और वो वैल्यू कितनी आई है -2। तो -2 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो अब हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट में करेंगे, -5 से -2 तक, और -2 से 5 तक। मतलब ये a है, ये b है, और ये c है। a to b जो इंटीग्रल करना है, a to b जो करना है वो कैसे होगा, अब a to c एंड c to b। तो इस इंटीग्रल को किसको, -5 to 5 अब लिखेंगे हम, -5 to -2, -5 से लेकर -2 तक, और प्लस -2 से लेकर 5 तक। ठीक है, -5 to -2 और -2 से +5। अब बहुत ही ध्यान से एक बात समझनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि मोड को कैसे रिमूव करते हैं। वैसे हमने आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत समझाया है मोड को रिमूव करना। मोड को रिमूव करना अब आप पर आ ही गया होगा, कोई खास बात आपके लिए नहीं है। -5 से लेकर -2 के बीच, -5 से लेके -2 के बीच चेक करते हैं कि x+2 कैसा है। चेक करते हैं कि x+2 कैसा है। अगर पॉजिटिव है तो ऐसा कैसा लिख देंगे, अगर नेगेटिव होगा
तो माइनस से मल्टीप्लाई करके तब लिखेंगे। तो -5 और -2 के बीच में, -5 और -2 के बीच की कोई वैल्यू रख के देख लो, -3 या -4। तो मैंने इसके अंदर -3 रख के देखा, -3 रखने पर क्या बन के आएगा, नेगेटिव बन के आएगा। नेगेटिव बन के आ रहा है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, -x+2। ये मोड रिमूव करने का तरीका है कि मोड के जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसको देखो इस इंटरवल में कैसी पड़ रही है वो। अगर ये इस इंटरवल में नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लिखना है, अगर पॉजिटिव होती तो फिर जो लिख देता। जैसे कि x+2 को अगर हम इस इंटरवल में चेक करें, -2 से लेकर 5 के बीच की कोई भी एक संख्या यहां रखकर देखो, 0 रखकर देख लेते हैं, तो 0+2 2 पॉजिटिव आया, तो फिर ऐसा कैसे रहेगा। मोड रिमूव करना हमने पहले ही बहुत किया है, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में, आप देख सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम में भी किया था वैसे तो इस तरह से हमने पहले इसका मोड रिमूव कर दिया। अब तो ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम आसान से इंटीग्रेट कर लेंगे, -x का इंटीग्रल x² 2 + 2 और x इंटीग्रल, तो -5 to -2 प्लस, अब इधर करेंगे x का इंटीग्रल x² 2 और प्लस 2x, और लिमिट कितनी हो जाएगी, -2 to 5। सोल्व करेंगे इसको, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, -2 का स्क्वायर 4/2 तो 2 प्लस माइनस माइनस और 2 टू जा 4, अपर लिमिट रखी, माइनस बाहर से आ रहा है तो लोअर लिमिट, 5 का स्क्वायर 25/2 और प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10। ठीक है, अब इस पर रखते हैं अपर लिमिट, इसको तो हटा दो इधर से। अभी जब इसके अंदर रखेंगे हम अपर लिमिट, तो 5 का स्क्वायर 5 25/2 प्लस 5 टू जा 10 माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर 4/2 तो 2 और प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4, तो 2 - 4 -2 तो +2 प्लस 25/2 -10 प्लस 25/2 प्लस 10 और +2, तो -10 से +10 गया, 25/2 25/25 और 22 27 और 29, तो 29 इज योर आंसर। ठीक, तो मोड रिमूव करने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल फिर तो इजी बन जाता है। अगला क्वेश्चन भी मोड वाला ही है, इसको भी देखते हैं, पहले इसको नोट करेंगे तुरंत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल ऐसे ही सेम, उसमें भी पहले हम मोड ही रिमूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहेगा, 2 to 8 मोड x-5 इंटीग्रल 2 to 8 मोड x-5 dx। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इसको रफ पे करना है, तो आपको हम डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं। कैसे, मोड के अंदर वाला कौन है, मोड के अंदर वाला x-5 को जुड़ के कुल पुट करो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5। इंटीग्रल जो करना है 2 से 8 तक, उसको 5 ब्रेक कर लेते हैं, 2 से 5 तक करेंगे, 5 से 8 तक करेंगे, तो इंटीग्रल 2 to 5 प्लस इंटीग्रल 5 to 8, 2 से 5 और 5 to 8, तो 2 से 5 के बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लो, 3 या 4 कुछ भी रख कर देखो, 3 रख कर देखेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब रखो 5 से 8 के बीच, 5 से 8 के बीच पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो फिर ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी सिंपल बन गया, मोड रिमूव करने के बाद सिंपल बन जाता है। तो -x का इंटीग्रल x² 2 माइनस माइनस प्लस 5 का इंटीग्रल 5x और लिमिट 2 to 5 प्लस इस x का इंटीग्रल x² 2 माइनस 5 का इंटीग्रल 5x लिमिट 5 to 8, अपर लिमिट -5 का स्क्वायर 25/2 प्लस 5 5 जा 25। ठीक है, अपर लिमिट रखी, माइनस अब रखेंगे लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर 4/2 तो -2 और प्लस 2 5 जा 10। अब इसमें आते हैं, प्लस अपर लिमिट 2 8 का स्क्वायर 64/2 32 माइनस 8 5 जा 40 माइनस लोअर लिमिट 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस के 25, तो ये हो जाएगी हमारे पास इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है, अब सुनो, तो पहले सबके ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं, -25/2 प्लस 25, 10 - 2 8 तो माइनस का 8, 32 - 40 तो ये भी माइनस के 8 माइनस के 25/2 और प्लस 25, तो क्या होगा भाई, कैसे होगा, अच्छा ये तो इससे पूरा कैंसिल हो गया, और 25 - 16 इज इक्वल टू 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। 25 माइनस के 8 16 इज इक्वल टू 9। चेक करते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 9 है। ठीक,
तो तुरंत नोट करेंगे इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर n। अब यहाँ पर तो साइन कोस वगैरह कुछ नहीं आए, ना ही मोड आया। तो अब हमको पहचान कैसे होगी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाए। देखो P0 P1 तो लगती नहीं है, पहले बता चुका था कि इनका तो एहसास क्वेश्चन में खुद ही होगा कि भैया वेरिएबल चेंज कर लो या लिमिट को ऊपर नीचे कर लो। P2 नहीं लगेगी क्योंकि मोड नहीं आया, ठीक है। और P7 तो आपको याद होगी -a2 प्लस ही तभी लगती है। P5 P6 की भी एक कंडीशन मैंने आपको स्पेशली बताई थी। तो घूम फिर के हम अभी भी P3 और P4 पे आ रहे हैं वापस से। और P3 बहुत ही कम मैंने बताया था, एक आध क्वेश्चन में लगती है, क्योंकि P4 P3 का ही एक स्पेशल केस होता है, तो P4 ही यहाँ पर लगेगी। दूसरी बात, P4 यहाँ पर इसलिए भी लगेगी क्योंकि अगर हम सोचें कि इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें बिना प्रॉपर्टी के, तो हमको कुछ नजर नहीं आ रहा। ना तो इसमें कुछ पुट कर सकते कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा ले, ना ही यहाँ पर बाय पार्ट्स इंटीग्रल लग रहा है, ना यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन वाला कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, एक बात कुछ समझ में आती है कि अगर पावर n जो लिखी हुई है, सपोज कर लेते हैं कि ये स्क्वायर है, मान लो ये n ना होकर स्क्वायर है, तो कुछ रास्ता नजर आ रहा है फिर तो क्या, कि भैया इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, उसका होल स्क्वायर खोल के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, और ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ जाएगा और तब कर देंगे। या फिर अगर यहाँ पर क्यूब होता तो भी क्यूब का एक्सपेंशन करके तब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर एक्स से, पॉलिनोमियल आ जाएगा तब कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो पहले ही अननोन है ना, एन पावर को तो हम नहीं खोल सकते, बाइनोमियल थ्योरम तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्लास 11th वाली, ठीक है। तो क्योंकि वो तो फिर कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट तक, हमारा तो इंटरवल 0 to 1 तक ही है, ठीक। तो हम प्रॉपर्टी 4 का यूज करने से पता क्या होगा, ये पावर n यहाँ से हट जाएगी। अभी देखना कैसे हटेगी, पावर n यहाँ से हट जाएगी, और पावर n अगर हट गई तो फिर तो हमें होल स्क्वायर या होल क्यूब या होल पावर खोलनी ही नहीं पड़ेगी, तब तो काम हो सकता है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको पहले i मान लेते हैं और यूजिंग करते हैं प्रॉपर्टी 4। और मैं भैया इसको लिख देता हूँ एक बार, प्रॉपर्टी 4 क्या होती है, 0 to a fx into dx इज इक्वल टू 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। चलो, तो जैसे ही इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे ना, तो i इज इक्वल टू 0 to 1, जहां जहां फंक्शन ऑफ x है, मतलब जहां जहां x है वहां पर क्या आएगा, a माइनस एक्स, a मतलब 1 माइनस एक्स। तो इस वाले x की जगह क्या आ जाएगा, इस वाले x की जगह 1 माइनस एक्स। अब आते हैं इस ब्रैकेट के अंदर जिस पर n पावर लगी हुई है, 1 माइनस एक्स, और x की जगह क्या आना था, 1 माइनस एक्स। जहां जहां x था वहां वहां 1 माइनस एक्स, x 1 माइनस एक्स की पावर है, और x की जगह क्या रखा मैंने, 1 माइनस एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 to 1, i इज इक्वल टू 0 to 1, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस, इसको रिमूव करेंगे ब्रैकेट को, तो 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, 1 से 1 कैंसिल हुआ। तो i इज इक्वल टू 0 to 1, तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर है। अब देखो पावर जो उस ब्रैकेट पे थी वहां से हटी यहां आ गई, उल्टा हो गया। देखो अब इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है अंदर आसानी से, 0 to 1, जब इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो x की पावर n, और जब इसकी मल्टीप्लाई x में होगी तो x की पावर n प्लस 1। अब हम इसको इंटीग्रल कर सकते हैं आसानी से, अब हम इसको इंटीग्रल कर सकते हैं। i इज इक्वल टू एक्स की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस x की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रल x की पावर n प्लस 2, ये बढ़ जाएगा ना ऊपर, अपॉन n प्लस 2, और लिमिट कितना है, लिमिट कितना है, 0 to 1। अब तो लिमिट रखना है, सिर्फ अंदर सोल्व करना है। अपर लिमिट मतलब 1 पुट करो तो 1 की पावर कुछ भी 1 रहेगा, तो 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ भी रखो 1 अपॉन n प्लस 2, ये तो हुआ अपर लिमिट रखने पर। माइनस लोअर लिमिट रखो 0, तो 0, 0 पे 0। तो इसको आप एलसीएम वगैरह लेकर हल कर जब सोल्व करेंगे तो n प्लस 1, n प्लस 2, इधर n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, तो n बच जाएगा। तो n अपॉन n प्लस 1, n प्लस 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जरा चेक कर लेता हूँ कि कैलकुलेशन वालों में कई बार दिक्कत आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल, तो समझ में आ गया होगा, तुरंत नोट करेंगे इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, 0 to π/4 log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। P0 नहीं लगेगी, P1 नहीं लगेगी क्योंकि वो तो लगती ही नहीं है, उनका तरीका अलग बताया हुआ है मैंने। P7 का तरीका -a2 प्लस है, P3 मोड वाले में, P5 P6 की अपनी अलग पहचान है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाई थी, जो यहाँ पर मैच नहीं कर रही है। तो फिलहाल घूम फिर के हम फिर से वहीं पर आते हैं, P3 और P4, और P3 की भी लगती ही नहीं है, बहुत ही कम लगेगी,
एक क्वेश्चन लगेगी सिर्फ, तो घूम फिर के P4 पे आ जाते हैं बार बार, और P4 तो आप किसी क्वेश्चन में लगा ही देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, मोड वाले के अलावा। तो P4 से करते हैं सारे क्वेश्चन को हम। तो पहले क्या करेंगे, आई मान लेंगे, लेट आई इज इक्वल टू ये, लेट आई इज इक्वल टू ये हो गया फर्स्ट। क्योंकि अभी कुछ हमको यहाँ पर नजर भी नहीं आ रहा कि अगर हम P4 ना लगाएं तो और क्या करें, अगर आप सोचें तो P4 लगाने के अलावा कोई रास्ता और नजर भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए P4 लगानी ही होगी। तो यूजिंग P4, यूजिंग प्रॉपर्टी 4, तो I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x की जगह पर a माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स की जगह क्या आता है, फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस, एक फॉर्मूला है क्लास 11th में, tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है एक, tan a माइनस बी का, सबको याद होगा। चलो अब क्या होगा, I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log इंटीग्रल 1 प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस tan x अपॉन, ये भी 1 हो गया, तो 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। सो I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log, अब यहां अंदर log के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका हमने ले लिया एलसीएम, 1 प्लस tan x एलसीएम आ गया, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x इंटू डी एक्स, और tan x से tan x कैंसिल हो गया। तो I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस tan x, तो मैं इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ एक लाइन, वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ log m अपॉन n वाला, log m माइनस log n, इतना तो डायरेक्ट चलेगा ना, इतना तो डायरेक्ट करोगे, log m माइनस log m। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बन के आया कि हम कुछ और कर सकें, अब तो तुम सिंपल कैलकुलेशन ही कर रहे हैं बस। तो I इज इक्वल टू, अब दो चीजें लिखी हुई है अंदर, इंटीग्रल को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिखा जाएगा, इंटीग्रल का सिंबल जो ऑपरेट होगा वो होगा 1 पर इंटू डी एक्स, समझ रहे हैं बात, log 2 कांस्टेंट है। अब ये जब यहां जाएगा इस फंक्शन पर, माइनस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स, देखो ध्यान से, 0 टू पाई बाई 4 log 2 तो कांस्टेंट था, 1 इंटू डी एक्स, माइनस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। सो I इज इक्वल टू log 2, I इज इक्वल टू log 2 1 का इंटीग्रल, हमने क्वेश्चन में इंटीग्रल अब तक कहीं नहीं किया, अभी करेंगे बस यहीं पर, 1 का इंटीग्रल x और लिमिट 0 टू पाई बाई 4, रहा सवाल इसका। अगर आप हम इसको बहुत ध्यान से देख रहे हो ना, तो ये यही बन गया, वापस से जाके देखो ध्यान से, 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan ऐसे बन गया। ठीक है, इसकी जगह पर वापस क्या आ जाएगा, I, ये कहां से आया, ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट से, इस I को भेज दो, तो 2I इज इक्वल टू log 2 इंटू अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो 2I इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू log 2, तो I की वैल्यू मतलब अपने क्वेश्चन की वैल्यू 2 गया अपॉन में, तो पाई बाई 8 इंटू log 2, पाई बाई 8 इंटू log 2। तो देखो प्रॉपर्टी का यूज क्या होता है, वैसे कहीं इंटीग्रल नहीं किया, सिर्फ लास्ट में 1 का इंटीग्रल x किया, बाकी प्रॉपर्टी यूज की P4, एक दो फॉर्मूला लगाए ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो ये सब चीज के लिए प्रैक्टिस एक बार जरूर करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से, बिना प्रैक्टिस के थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, और जब एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो फिर प्रॉपर्टी याद हो जाती है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। एक शुरू में एक बार में दिक्कत जरूर आएगी, आपको लगेगा ऐसा कि कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, मिलेगा भी नहीं। आप 2-3 बार रिविजन करोगे, साइंस का 2-3 बार करोगे, एग्जाम्पल्स करोगे, कोई अपना सैंपल पेपर करोगे, जो अभी आपके टीचर्स आपको प्रेफर करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप की प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है। ठीक, तो खैर नोट करेंगे इसको, तुरंत देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें
तो 7 में जो होल पावर n थी ना, यहाँ पर वो होल पावर हाफ मतलब 1/2 बन जाएगी पावर, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है। तो इसको आई मानेंगे, इसको आई तो मान लिया हमने इसको। चलो प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं, वही अपना ये तो रामबाण इलाज है ही। यूजिंग P4 आई इज इक्वल टू 0 to 2, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स, मतलब कि a माइनस एक्स 2 माइनस एक्स रूट 2 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा फिर से 2 माइनस एक्स, फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स की जगह फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 माइनस एक्स, और 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस रूट एक्स, और रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 to 2, इसकी जब मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर तो 2 की करेंगे, और 2x की पावर कितनी 1/2, और x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। सो i इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रल x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 का इंटीग्रल x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। और अब आप इसको आगे खुद कर लेना, लिमिट पुट करना इसमें, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, और सोल्व कर लेना आगे अपने आप। तरीका मैंने आपको समझा दिया है, सोल्व करके आंसर मैच करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसके बाद। चलो क्वेश्चन नंबर 10, 0 to π/2, 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x इंटू डी एक्स। तो आगे तो मानना ही है हमको इसको, ठीक है। और यहाँ भी सब कुछ बातें वही पुराने वाली है, बार बार P0 फिलहाल नहीं लग सकती, P1 नहीं लगेगी, P7 नहीं लगेगी, P5 इसकी पहचान ही अलग अलग है, P3 लगती है मोड वाले में, P2 जो है P4 पे आते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम P4 ही यूज करेंगे, यूजिंग P4, और P4 तो यूज करेंगे, चलो करते हैं। तो P4 जब यूज करोगे तो I इज इक्वल टू 0 to π/2, देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान समझना पड़ेगा, ध्यान से। 0 to π/2 2 log sin π/2 माइनस एक्स माइनस log sin 2 एक्स की जगह पर π/2 माइनस एक्स dx, π/2 माइनस एक्स dx। अब क्या होगा, I इज इक्वल टू 0 to π/2 0 to π/2 2 log sin π/2 माइनस एक्स, क्या बन जाएगा ये sin log cos x, π/2 माइनस एक्स क्या बन गया cos x, और log, अब देखो क्या होगा, ये जाएगा अंदर, 2 की मल्टीप्लाई जब अंदर होगी ना, तो यहां बनेगा sin पाई माइनस 2x, sin पाई माइनस 2x क्या होता है sin 2x, ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से करना, sin पाई माइनस 2x क्या होता है sin 2x, sin पाई माइनस क्या होता है sin 2x। तो ये तो हो गई थी फर्स्ट, और ये हो गया हमारे पास सेकंड। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, तो i और ये वाला i तो बन गया 2i। अगर इंटीग्रल की लिमिट सेम है तो दोनों फंक्शंस को हम एक साथ ही मर्ज कर देंगे, तो 0 to π/2 0 to π/2 ये वाला 2 इंटू लॉग साइन एक्स, अब लिखता हूं प्लस ये वाला 2 प्लस तो कर रहे हैं ना log cos x, और माइनस log sin 2x माइनस log sin 2x, तो ये क्या बनेगा, तो ये क्या बनेगा माइनस 2 log sin 2x, 2 log sin 2x dx, ठीक हो गया। अब देखो ये 2 ये 2 ये 2 तो कॉमन ले लो बाहर, 2i इज इक्वल टू 2 कॉमन सारे में से बाहर आ गया, तो 0 to π/2 2 तो कॉमन आ गया। अब क्या बचा, अब 2 कॉमन आने के बाद बचता है मेरे पास log sin x प्लस log cos x माइनस माइनस log sin 2x dx, ये 2 तो कॉमन आ गया ना बाहर। चलो इस 2 से 2 कैंसिल किया, तो i इज इक्वल टू 0 to π/2। अब देखो log, ये दोनों प्लस में है ये माइनस में है, तो log की प्रॉपर्टी से क्या होगा, log की प्रॉपर्टी से log जो m प्लस n है वो तो हो जाएगा log mn, ये तो दोनों हो जाएंगे प्लस में, ये तो दोनों हो जाएंगे प्लस में, और जो ये वाला है ये जाएगा नीचे अपोन में, ये जाएगा नीचे इधर कहाँ अपोन में इंटू dx। तो i इज इक्वल टू क्या बनेगा,
आई इज इक्वल टू 0 to π/2 अब एक फॉर्मूला है लॉग साइन साइन टू एक्स का, साइन टू एक्स का 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, तो log sin x cos x अपॉन 2 sin x इंटू cos x dx। sin x cos x से sin x cos x वाला पार्ट कैंसिल, तो i इज इक्वल टू सिर्फ क्या बचा, log 1/2, log 1/2, log 1/2 कांस्टेंट है, ध्यान देना, इंटीग्रल तो सिर्फ 1 का होगा, 0 to π/2 1 इंटू dx, तो i इज इक्वल टू log 1/2 और 1 का इंटीग्रल वही हो जाएगा अपना पहले की तरह, x लिमिट 0 to π/2, तो i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब π/2 माइनस 0, तो क्या बचेगा π/2 और इनटू साथ में कितना है log 1/2, π/2 इंटू log 1/2। तो बिना इंटीग्रल किए, कहीं नहीं इंटीग्रल किया, सिर्फ यहाँ पर 1 का इंटीग्रल कर रहे हैं बार बार, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और साथ में 13 भी, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम एक ही प्रॉपर्टी पर है, एक जैसे हैं, तो मैं दोनों साथ ही कराऊंगा इनको। 11 और 13 समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी अब नई यूज होगी इस क्वेश्चन में, और साफ पहचान है कौन सी यूज कर रहे हैं, -a2 प्लस मतलब P7 वाली प्रॉपर्टी, P7 जो है ना इवन और ओड प्रॉपर्टी वो वाली। तो मैं पास का स्टेटमेंट लिख देता हूं इधर, -a2 प्लस ए फंक्शन ऑफ x dx की वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 0 to fx dx, अगर fx इवन फंक्शन है, ये सब मैंने लिखवाया हुआ है आपको, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 0 अगर fx ओड फंक्शन है, और इवन फंक्शन और ओड फंक्शन मैंने आपको अच्छी तरह समझाया हुआ है क्लास 11 में भी, और इस 7.10 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें भी, ठीक। तो जब भी आपको -a2 प्लस ए लिमिट दिखे, तो सबसे पहले हमारा फर्ज है कि हम इस एफ को चेक करें कि ये एफ कैसा है। अच्छा, क्वेश्चन तो अलग अलग है, तो मैं इनको अलग ही कराऊंगा कि ये इवन है या ओड है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एफ क्या है हमारे पास, एफ है हमारे पास साइन एक्स की पावर 7। अब इवन ओड चेक करने का तरीका यह है कि फंक्शन में एक्स की जगह रख कर देखते हैं -x, रिप्लेसिंग x बाय -x, जहां पर x है वहां रख कर देखते हैं -x, तो फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू साइन -x की पावर 7। और ध्यान देना जरा, क्लास 9 10 में बताते हैं कि साइन -थीटा की वैल्यू क्या होती है, -sin थीटा, तो साइन -x की वैल्यू -sin x, तो ऊपर जो पावर लगी हुई है वो ओड है, तो माइनस ही रहेगा, -sin x की पावर 7। तो मतलब कहने का इन शॉर्ट में क्या हुआ, मतलब कहने का इन शॉर्ट में क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ -x की वैल्यू -fx के इक्वल आ गई। देखो ध्यान से, आगे नहीं आ गई, -fx के इक्वल आ गई ना, फंक्शन ऑफ -fx की वैल्यू आ गई -fx, तो इसलिए fx इज एन ओड फंक्शन, fx इज एन ओड फंक्शन। और fx अगर ओड फंक्शन है तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी लिख के दिखानी है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू डायरेक्ट 0 लिख देना। ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, प्रॉपर्टी लिख के दिखानी है आपको पूरी। तो पहले आपको ये दिखाना है करके कि फंक्शन इवन है या ओड है। ओड है तो प्रॉपर्टी लिख के दिखाओ कि हमने ये यूज किया है, और आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 0। समझ में आ गया। अगर इवन आता जैसे कि अब इधर आएगा तो फिर पूरा सोल्व करेंगे उसको आगे। तो वो पहले क्वेश्चन नंबर 30 मैंने आपको इसी वजह से कराया ताकि आपको प्रॉपर्टी यूज करनी आ जाए। -a2 प्लस ए के लिए पहले फंक्शन को चेक करेंगे कि इवन है या ओड है, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर ओड आया है तो 0 हो गया। अब देखते हैं इस वाले, क्योंकि पावर 2 लगी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार तो स्क्वायर से तो मैथ एडजस्ट हो जाएगा ना। तो करना सब कुछ पड़ेगा आपको पहले तो कि fx क्या है यहाँ पर, fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और जब हम रखेंगे यहाँ पर माइनस तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर -x। अब साइन -x तो हो जाएगा -sin x, लेकिन ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है उसकी वजह से क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू fx। तो सिंस क्योंकि फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू क्या बन गया fx, सो fx इज एन इवन फंक्शन, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी
तो प्रॉपर्टी आप यहाँ पर पूरी लिखेंगे। मैं फिलहाल P7 लिख रहा हूं। यूजिंग P7 I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस 2 इंटू 0 टू ए 2 इंटू 0 टू ए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 2 इंटू 0 टू ए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 2 इंटू 0 टू ए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे। और साइन स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे सोल्व करते हैं अगर ध्यान हो तो, पहले इस पावर को रिमूव करना पड़ता है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 बाई 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल करो और इंटीग्रल करो। 1 का इंटीग्रल x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रल साइन 2x बाई 2। लिमिट 0 टू पाई बाई 2, अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 2 और साइन 2 पाई बाई 2, साइन पाई की वैल्यू 0 माइनस लोअर लिमिट 0 0 सब कुछ 0। तो क्या बचेगा आंसर, i इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो क्वेश्चन बिल्कुल दोनों सेम थे लगभग। ये इधर बस ये फंक्शन ऑड था तो 0 हो गया, इधर इवन था तो वैल्यू हमने पूरी सोल्व किया आगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया और 13 भी हो गया है। ठीक, अब बचते हैं मेरे पास क्वेश्चन 12 और कुछ 7-8 क्वेश्चन और बचते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 12 और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम करेंगे 7.10 सॉल्यूशन पार्ट 2, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो तब तक आप इन सभी क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे अच्छी तरीके से और जैसा भी आपको लगाया वैसा कमेंट कर जरूर बताएंगे मेरे को एक बार। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.2 और 7.10 सॉल्यूशन पार्ट 2 के नाम से।